एवरीवन, सो कैसी चल रही है नीट की तैयारी? आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, राइट? सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वंस अगेन। तो पिछले 10 सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 12 प्लस नीट के लिए खूब सारे कंटेंट हैं। हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री, सो यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर फॉर फ्री, राइट? तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 6. Assertion: Balmer series lies in the visible region of electromagnetic spectrum, and reason is 1 by lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by n square, where n is equal to 3, 4, 5 and so on. So we have 4 options. First option is both A and R are true. Here A means assertion, R means reason, and R is the correct explanation of A. Second option is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C is A is true but R is false, and D is both are false. Okay. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि assertion में कहना क्या चाह रहे हैं। assertion कह रहा है कि जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, और उसका रीजन क्या है, वो विजिबल रीजन में लाई क्यों करता है। तो इसमें जो है पहला तो करेक्ट है क्योंकि बामर सीरीज एक्चुअली विजिबल रीजन में लाई करता है। और वो क्यों लाई करता है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है ये बामर सीरीज के लाइंस की, वो विजिबल रेंज में लाई करती हैं। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो वेवलेंथ्स निकालने के लिए। तो हम निकाल के देखते हैं। जैसे अगर हम बामर सीरीज की बात करें तो उसमें ऐसी होती है कुछ, जैसे अगर ये n इज इक्वल टू 1 है, 2, 3, 4, 5, तो बामर सीरीज में जो है वो सारी लाइंस n इज इक्वल टू 2 में फॉल करती है, राइट? ऊपर से कहीं से भी आ सकती है वो। तो इस केस में हम लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम निकालेंगे सबसे पहले। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि यहाँ पे n1 तो हमेशा ही 2 है, ठीक है? बामर सीरीज में n1 की वैल्यू हमेशा 2 है, लेकिन जब लैम्डा मैक्सिमम की हम बात करेंगे तब n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि जब 3 से 2 पे आएगा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा। और उसी तरह अगर मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि n2 जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत दूर के कहीं से वो फॉल करना चाहिए ताकि मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो और मिनिमम वेवलेंथ हो, ठीक है? तो अब इसी फॉर्मूला का जो रीजन में फॉर्मूला दिया हुआ है उसी का हेल्प से हम पहले लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं। तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 5 बाई 36R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5R, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक इसी तरह से हम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम हो जाएगा R इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो जाएगा R बाई 4। देयरफॉर लैम्डा मिनिमम जो है वो क्या हो जाएगा 4 बाई R, यानी कि 4 बाई 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3646 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें वेवलेंथ की तो वो ये दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है। और अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो विजिबल रीजन की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एग्जैक्टली उसी रेंज में फॉल कर रही है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 7. Light emitted during the de-excitation of electron from n is equal to 3 to n is equal to 2 when incident on a metal, photoelectrons are just emitted from that metal.
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जितना लाइट एमिट हुआ एक इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से, मतलब कि एक्साइटेशन का उल्टा है डी एक्साइटेशन। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे डी एक्साइट हो रहा है, मतलब फॉल बैक कर रहा है, तो उस समय जो लाइट एमिट हुआ है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो लाइट एमिट होता है। तो ये जो लाइट एमिट हुआ है, ये लाइट जब किसी और मेटल पे गिर रहा है, जैसे लेट अस से कि यहाँ पे कोई मेटल है और इस मेटल पे यही लाइट गिर रहा है, तो क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, मतलब इस मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी एक्साइटेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब ये जो लाइट इसमें फॉल कर रही है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी हो कि जो एनर्जी है वो उस मेटल का वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके, राइट। तो जब ये इस मेटल की उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को रीच करेंगे, उसके बियॉन्ड ही इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है कि ये जो लाइट यहाँ से निकल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, कुछ भी एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो लेट अस से कि हम वेवलेंथ निकालते हैं इस लाइट का, जो लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है, तो उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, 1/λ r इंटू 1/n1², n1 यहाँ पे 2 है और n2 यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5r इंटू 5/36, देयरफॉर लैम्डा क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। तो ये जो लैम्डा है ये हो गया वेवलेंथ ऑफ दिस एमिटेड रेडिएशन। अब ये जब लैम्डा इस पे गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जस्ट एमिट होते हैं, यानी कि ये लैम्डा जो है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इस मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। ठीक है, यानी कि इस मेटल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा हो, मतलब कोई भी लैम्डा जिसकी वैल्यू इससे कम है उसके लिए तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट कोई भी लैम्डा जिसकी वैल्यू इससे अधिक है उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसी तरह एक मैक्सिमम वेवलेंथ के नीचे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अब हम ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के लिए लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन ए के लिए लैम्डा हो जाएगा r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4r, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा की वैल्यू है 4/3r। ठीक इसी तरह से ऑप्शन बी के लिए हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/9r, तो हम कह सकते हैं लैम्डा हो जाएगा 9/8r। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², तो इस केस में वैल्यू आएगी 21/100r, तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 100/21r। और ठीक उसी तरह ऑप्शन डी में 1/λ हो जाएगा r इंटू 1/9 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 7/144r, तो लैम्डा इस केस में हो जाएगा 144/7r। तो अब अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन ए, बी और सी है, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये लैम्डा की वैल्यू से कम है। तो हम इनको ना λ1, λ2, λ3, λ4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ है पहले 3 केसेस में, इन तीनों केसेस में लैम्डा की वैल्यू जो है वो लेस देन लैम्डा है, 36/5r से कम है। लेकिन जो चौथा केस है, इस केस में जो लैम्डा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन λ4 जो है यहाँ पे ये ग्रेटर देन लैम्डा है। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे पॉसिबल है, पहले 3 ऑप्शंस में पॉसिबल है जहाँ पे जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, सिर्फ लास्ट वाले केस में ये अधिक है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ लास्ट वाले केस में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, the figure shows the energy level of certain atom when the electron de-excites from 3e to e, यानी कि जब 3e से e पे de-excite करता है इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लैम्डा इज एमिटेड, तो इस समय जो वेव एमिट होती है उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन de-excites फ्रॉम 5e/3 टू e। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसके वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो हम लेट अस एज्यूम कि इसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी लैम्डा डैश।
तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या हो रहा है, जो ये एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो यानी कि एनर्जी जो है ये फोटोन की वो है hc/λ, और ये दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 3e - e। तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वही होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो हम कह सकते हैं कि 2e = hc/λ। अब हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, जो एनर्जी होगी फोटोन की जो एमिट हो रही है वो हो जाएगा hc/λ' और इनका एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा 5e/3 - e। तो ये हो जाएगा 2e/3। 2e की जगह हम लिख सकते हैं hc/λ, तो ये हो जाएगा hc/λ' = hc/3λ। तो hc कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि λ' जो है वो 3λ के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। Question number 9. The electron of a hydrogen atom revolves around the proton in a circular nth orbit of radius rn with a speed vn. The current due to the circulating charge is proportional to. सबसे पहले तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें करंट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट को हम कैसे निकालते हैं, करंट क्या होता है, करंट हमेशा ही होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। तो चार्ज जो है वो तो हमें पता ही है कि वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या है, मतलब कितना टाइम इलेक्ट्रॉन को लग रहा है वो पूरा एक राउंड लगाने में, ठीक है। तो ये टाइम जो है यही हमको निकालना है। अब जनरली हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो बेसिकली इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2πrn, जहाँ पे rn जो है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि vn, दैट इज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब vn और rn की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम उनकी वैल्यूज डाल देते हैं 2π × rn, यानी कि ε0 n² डिवाइडेड बाई πme², दिस डिवाइडेड बाई vn, यानी कि e² डिवाइडेड बाई 2ε0 nh। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π × ε0 n² डिवाइडेड बाई πme² इंटू 2ε0 nh डिवाइडेड बाई e², ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4ε0², क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा, n³ h³ डिवाइडेड बाई me⁴। तो ये हो गया हमारा टाइम टेकन। तो अब हम बहुत ही आसानी से करंट निकाल लेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, दैट इज 4πε0² n³ h³ डिवाइडेड बाई me⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं me⁵ डिवाइडेड बाई 4ε0² n³ h³। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू e⁵। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।